नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। केसीआर ने मूल पर चोट कर दिया है। सवाल उठेगा किसके? तो उनके जो 23 जून को पटना में जुटे थे इस योजना के तहत कि कैसे भाजपा को सत्ता से बेदखल किया जाए। और वो जो योजना है उस योजना के मूल में मूलतः 3 राज्य हैं। बिहार में तो महागठबंधन है ही है, इसलिए उसको हम अलग रख रहे हैं। उसके अलावा एक उत्तर प्रदेश है, दूसरा पश्चिम बंगाल है और तीसरा महाराष्ट्र। और ये 3 राज्य इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल यहां 80, 48 और 42 लोकसभा सीटें आती हैं। और विपक्ष की जो नजर है वो इसी पर है कि यहां किसी तरीके से भाजपा को कमजोर किया जाए और उसके लिए जाहिर सी बात है कि एक ऐसा मुकम्मल गठबंधन बनाया जाए जिसके जरिए पटखनी दी जा सके। लेकिन इस योजना में जो सबसे बड़ी चोट हुई वो महाराष्ट्र से हुई तो उत्तर प्रदेश में भी है और पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है, लेकिन उसको लेकर इफ एंड बट है। कैसे, उस पर भी हम लोग आएंगे और उत्तर प्रदेश वाले मुद्दे पर भी आएंगे। लेकिन पहले महाराष्ट्र से शुरुआत करते हैं। चूंकि केसीआर वैसे तो उनका ताल्लुक तेलंगाना की राजनीति से है, मगर जो उन्होंने बीआरएस बनाई है, भारत राष्ट्र समिति, तो उसके जरिए वो अपना राष्ट्रीय फलक फैलाना चाहते हैं। और उसी अपनी जो उनकी महत्वाकांक्षा है उसी के तहत वो 600 गाड़ियों के काफिले के साथ महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं। बड़ा भारी तीर्थ स्थल है। वैसे तो वो चाहते थे कि वहां जो लोग श्रद्धालु आए, उनके लोग आए, उन पर हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा की जाए, मगर इसकी अनुमति जो है महाराष्ट्र सरकार ने नहीं दी। खैर, लेकिन उनका जो ये काफिला पहुंचता है, खुद मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री, उससे महाराष्ट्र के विपक्ष के भीतर हड़कंप मच जाता है। क्यों साहब? महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी है। महाविकास अघाड़ी में एनसीपी है, शिवसेना है, कांग्रेस है और इसे कागज पर बड़ा मजबूत गठबंधन माना जा रहा है। और वैसे भी चूंकि सबके पास, किसी के पास 19%, किसी के पास 16%, किसी के पास 10%, मतलब पार्टी के पास इतने मत हैं, तो इस लिहाज से ओवरऑल एक मजबूत गठबंधन दिखाई जरूर देता है। अब जो वहां केसीआर पहुंचे तो केसीआर यूं ही तो गए नहीं। केसीआर अपने राजनीतिक जमीन के विस्तार में लगे हुए हैं। और जो एक बड़ी चीज हुई वो ये कि इस विस्तार में वो जिन 2-3 राज्यों पर उनकी निगाह है, उसमें वो हिस्सा है जो निजाम शाही का आप ये कहें क्षेत्र रहा है। तो अब इस लिहाज से आप देखिए तो वो कर्नाटक में भी नजर लगाए हुए हैं, वो तेलंगाना तो है ही और महाराष्ट्र में भी। अब महाराष्ट्र में जो उन्होंने नजर लगा दी तो इससे विपक्ष का खेल गड़बड़ा जाएगा, इस तरह का आरोप अब केसीआर पर लगने लगा है। और इसीलिए केसीआर को कहा जा रहा है कि वो भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। मसला ए टीम और बी टीम का नहीं है, जो मसला है वो बड़ा है। आपको ध्यान होगा कि 18 जनवरी 2023 को खम में एक सभा की थी केसीआर ने, और उस सभा में अरविंद केजरीवाल भी थे, उस सभा में अखिलेश यादव भी थे, उस सभा में पिन्नारी विजयन भी थे। पिन्नारी विजयन के बारे में आपको बताऊं कि जो 23 जून को पटना में जुटान हुआ उसमें पिन्नारी विजयन को नहीं बुलाया गया था। अब क्या उसकी वजह यह है कि पिन्नारी विजयन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ अच्छे संबंध है। देखिए, वैचारिक मतभेद एक अलग मसला है, लेकिन निजी संबंध भी कुछ मायने होते हैं उसके। तो क्या इस संबंध के कारण उनको नहीं बुलाया गया, या फिर जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर पिन्नारी विजयन, या आप कहें कि केरला का जो वाम धड़ा है वो एकदम सॉफ्ट नहीं रहता, इस कारण से उनको नहीं बुलाया गया? चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं, कई मुख्यमंत्री वहां थे, लेकिन पिन्नारी विजयन नहीं बुलाए गए।
खैर, ये सूचना देना आपको बड़ा जरूरी था, क्योंकि हम लोग जो विश्लेषण करने जा रहे हैं ना, उस विश्लेषण में इस सूचना के बड़े मायने हैं। तो इतने लोग थे, डी राजा भी थे उसमें, लेकिन ये 3 लोग बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब आप देखिए कि जब केसीआर ने ये सभा बुलाई थी खम में 18 जनवरी को, तो ये दरअसल एक तरह से तीसरे मोर्चे की कवायद थी। और अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का रवैया है, केसीआर का अपना रुख एकदम स्पष्ट है, तो इससे क्या ये नहीं लगता है कि एक तीसरे मोर्चे की कवायद अब तेज हो गई है, जो दिल्ली में भी लड़ेगा, जो पंजाब में भी लड़ेगा, जो महाराष्ट्र में भी लड़ेगा, जो तेलंगाना में भी लड़ेगा, जो कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी लड़ेगा। और जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जहां से आती हैं उत्तर प्रदेश, क्या वहां भी तीसरा मोर्चा लड़ेगा? और उसके खिलाफ एक तरफ भाजपा होगी, एक तरफ कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन होगा, और एक तरफ तीसरा मोर्चा होगा। अब यह बड़ी चीज है, क्योंकि दिल्ली पंजाब 20 सीटें, 80 हो गई आपकी उत्तर प्रदेश 100, और फिर आप रख लीजिए 48 महाराष्ट्र 148, और 42 इसलिए भी छोड़ रहा हूं क्योंकि वहां का समीकरण थोड़ा आप ये समझिए कि इधर उधर है, इसलिए उस पर बाद में आएंगे, यानी पश्चिम बंगाल। तो ये जो सिनेरियो बन रहा है, ये सिनेरियो जो विपक्ष है उसको डरा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में पिछली बार जब 2019 के चुनाव में वहाँ एआईएम ने खम ठोका था और प्रकाश अंबेडकर वाली पार्टी ने खम ठोका था, तो कई सीटों पर कहा जा रहा है कि नुकसान हुआ था एनसीपी और कांग्रेस को। इस बार क्या होगा? इस एहसास ने ही महाविकास अघाड़ी को कपा कर रख दिया है। यह तो एक बात हुई। उत्तर प्रदेश में क्या होगा? मिलेगा कुछ? वैसे ही आसार कम है, और अगर वहां तीसरा मोर्चा लड़ता है तो और हालत खराब हो जाएगी। और वैसे भी कांग्रेस जिस तरह बसपा के साथ जाने की योजना में काम कर रही है, उसके बाद तो केसीआर का यही कदम होता, ये स्पष्ट समझ में भी आ रहा था। और यही वजह है कि वो दिग्गज नेता जो तेलंगाना में, जिन्हें केसीआर आप ये समझिए कि पार्टी का स्तंभ कहा जाता रहा, और फिर बाद के दिनों में वो लोग भाजपा में शामिल हुए, और अब भाजपा छोड़ फिर से वो कांग्रेस में चले गए हैं। यानी केसीआर की पार्टी से निकले, भाजपा में आए और अभी कांग्रेस में गए। तो इससे भी एक संकेत मिलता है कि लगता है कि कुछ तेलंगाना में अलग तरह की राजनीति चल रही है। मगर उस सब के बीच जो तीसरे मोर्चे की कवायद अब साफ नजर आ रही है, उसने विपक्ष को डराया है, और खास तौर से कांग्रेस के अगुवाई वाला विपक्ष जो भाजपा से 2-2 हाथ करना चाहता है और 450 सीटों पर 1 to 1 लड़ना चाहता है, उसके लिए बड़ा संकट है। जो बात ममता बनर्जी की है, पश्चिम बंगाल की है, तो आपने गौर किया होगा कि 22 जून को ममता बनर्जी पटना पहुंच जाती है और वो लालू प्रसाद यादव से जाकर मिलती है। लालू प्रसाद यादव के बड़े अच्छे संबंध हैं 10 जनपद से। मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी ये बात करने गई होंगी लालू प्रसाद यादव से कि आप सोनिया जी को कन्विंस करिए कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वाम मिलकर जो है हमारे पीछे न पड़े। कांग्रेस अगर वाम का हाथ छोड़ देती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उनका सहयोग करेंगे। लेकिन ऐसा हो पाएगा इसमें मुझे संशय है। वह इसलिए चूंकि सीताराम येचुरी और राहुल गांधी का अपना निजी संबंध बहुत अच्छा है, तो ऐसी स्थिति में वो कलकत्ता में गठबंधन तोड़ पाएंगे वाम से, ये मुझे बड़ी टेढ़ी खीर नजर आती है। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा बेल्ट होगा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, ये मिलाकर कुल जो है
190 सीटें होती हैं। इन 190 सीटों पर ये जो तीसरा मोर्चा लड़ेगा वो हालत खराब कर देगा कांग्रेस की अगुवाई वाली विपक्ष का। यही कारण है कि केसीआर ने जैसे ही अपनी कार की स्टीयरिंग थामी वैसे ही खरमंडल मच गया विपक्ष में। उसका बड़ा कारण यही है कि इन 190 सीटों पर पूरा खेल ही पलटने जा रहा है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।